सो गुड आफ्टरनून कहेंगे, क्या कहेंगे? दोबारा से आ गए हम आपके सामने, ठीक है ना। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की 5th क्लास लेकर के, और इसे ख़त्म कर देंगे इस क्लास में, ठीक है। और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो है शुरू कर दिया जाएगा। आप लोगों ने कुछ खाया पिया? बीच में 15 मिनट का ब्रेक था, एक कुछ जूस वगैरह या कुछ कॉफ़ी चाय कुछ तो पी लेते बीच में। मैं तो अब क्लास ख़त्म करके ही खाना खाऊंगा। सरफराज, शिवानी, ठीक है, हर्षिता, क्या जूस वगैरह कुछ लिया आप लोगों ने? या कुछ फ्रूट्स वगैरह? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। मैं भी सरफराज क्लास के बाद ही खाऊंगा। I will also eat after classes. Very good, अंशिका। हर्षिता ने क्या लिखा है? HPOG है फॉग, ये क्या होता है हर्षिता? क्लास के बाद ही लेंगे, सही है। पता है मैं भी जब पहले जब मेरा टेस्ट वेस्ट कुछ होता था ना MBBS में, तो उससे पहले मुझे भूख ही नहीं लगती थी। मैं बाद में ही जा कर के क्लास सारा टेस्ट वेस्ट ख़त्म करने के बाद जा कर के ही फिर मेस में खाना खाता था, ठीक है। चलिए फिर, हर्षित आपने क्या लिखा था? फिर आपने मैसेज डिलीट कर दिया, रिट्रैक्ट कर दिया मैसेज को। शुरू करें? सारे डॉक्टर्स आ गए? चलो 2 मिनट वेट कर लो, बाकी डॉक्टर्स को आने दो। हेलो, जय श्री राम। नहीं क्लास में हूँ, बोलो। हाँ, अच्छा, हाँ मैं कुशल को भेज देता हूँ। कुशल का नंबर नहीं, आप ऐसा करो, तुम सीधा मेरा नाम लेके भेज दो कुशल को, मैं तुम्हें कुशल का नंबर भेज देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट है मेरा, वान्या वगैरह के बैच में था, ठीक। हाँ भेज दो। बाकी डॉक्टर्स आए कि नहीं आए? सरफराज, कोरोना वायरस में जेनेटिक मटेरियल RNA है। ये सब जो है ना, ये सब आपस में भाई बहन ही है, दे आर ऑल भाई बहन। जितने भी ये सब होते हैं ना वायरस एक दूसरे के, ये सब एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। RNA वायरस सारे एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो ये सारा ना जेनेटिक मटेरियल यार, ये जो तंग करने वाले वायरस है ना, ये सारे के सारे RNA वायरस हैं। जितने भी ये तंग करते हैं ना, क्योंकि फास्ट म्यूटेटिंग होते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है। अब फास्ट म्यूटेटिंग में क्या होता है कि बात ख़त्म बस। एक बार आपने किसी के लिए कुछ बना भी दिया, ठीक है, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते उसका, ये पंगा है। चलो फिर शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी 19 डॉक्टर्स तो आ चुके हैं, बाकी मुझे लग रहा है कुछ खाना वाना खा रहे होंगे, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट द डे। काफ़ी रिलैक्स हम हो चुके हैं कि आ जाएं बाकी डॉक्टर्स भी, लेकिन अब 5-1 मिनट ऊपर हो गए और अब हमें अपना
प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, लेट अस बिगिन। यस अंशिका, यस सरफराज। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, देखो ये है आर्टरी, ये है आर्टरी। ठीक है, ये आर्टरी है, और आर्टरी के अंदर ये एल्विलाई से ऑक्सीजन आ गई, ये एल्विलाई थी। ठीक है ना, ये एल्विलाई थी, और एल्विलाई से यहां पर ऑक्सीजन आ गई। क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल फरहीन, अगर टेस्ट होगा तो उसमें रेस्पिरेशन आएगा। ठीक है, और इसका था अमाउंट 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ये इसका अमाउंट था। मान लो ये है टिश्यू, ये है टिश्यू, ये टिश्यू है। ठीक है, और टिश्यू का जो अमाउंट है, ये टिश्यू हो गया, और टिश्यू से क्या निकलेगी? वेन। ठीक है, टिश्यू से निकलेगी वेन। टिश्यू से वेन निकलेगी। ठीक है, और वेन में जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो होता है 15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, जो इसका अमाउंट होता है वेन के अंदर वो होता है 15 ml। यस सरफराज। ठीक है, तो देखो आर्टरी में कितना अमाउंट है? 20 ml। वेन में कितना अमाउंट है? 15 ml। तो बाकी की 5 ml कहां चलेगी? टिश्यू। ठीक है, तो 5 ml ऑक्सीजन कहां चलेगी? टिश्यू के अंदर। पांच ml ऑक्सीजन कहां चलेगी? टिश्यू के अंदर। ठीक है सरफराज, तो टिश्यू में 5 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड जाती है ऑक्सीजन। क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको क्लियर है? आर्टरी के अंदर सरफराज ये क्लियर हो गया? आर्टरी के अंदर कितना है? 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, आर्टरी के अंदर। और वेन के अंदर कितनी है? वेन के अंदर है 15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इसमें 20, उसमें 15, तो बाकी का जो 5 का डिफरेंस है वो कहां चला गया? वो चला गया टिश्यू के अंदर। तो ईच 100 ml ऑफ ब्लड, आर्टीरियल ब्लड, कितनी ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर करता है? 5 ml। क्लियर है ये? ईच 100 ml of arterial blood provides 5 ml of oxygen to the tissue. ये क्लियर है आप लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
ये क्लियर है आप लोगों को? कभी कई बार लिखा होता है ना कि 100 ml ऑफ ब्लड कितनी ऑक्सीजन टिश्यू को प्रोवाइड करेगा? 5 ml। 20 लेके गया, 15 लेके निकल गया। क्लियर? चलो एक और बात बताओ, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होता है? एक और बात बताओ, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ब्लड में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होता है? आर्टरी के अंदर, ब्लड मतलब आर्टरी के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होता है? आर्टरी और वेन में सेम होता है हीमोग्लोबिन, सेम होता है। ठीक है, ये होता है 14 ले लो, करीब 14 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ये होता है करीब 14, हाँ ठीक है गुंजन, ठीक है, तो करीब 14 के करीब इसकी एवरेज ले लेते हैं, 14 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आर्टीरियल ब्लड में कितनी होती है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आर्टीरियल ब्लड में होती है, अभी मैंने आपको बताया था 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा? Therefore, each gram of hemoglobin will carry dash oxygen। हाँ जी, अब बताओ, 100 ml आर्टीरियल ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन है, 100 ml आर्टीरियल ब्लड के अंदर 14 ग्राम्स हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो ईच ग्राम हीमोग्लोबिन, वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड सरफराज विधि। ठीक है, ये आंसर आएगा 1.34। सिंपल यूनिटरी मेथड है, सिंपल यूनिटरी मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल यूनिटरी मैथमेटिक्स है ना। 6th 7th 8th क्लास में जो यूनिटरी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है कि 100 ml ब्लड के अंदर 14 ग्राम्स हीमोग्लोबिन है, 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन है, तो ईच ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन जाएगी? दोनों को आप डिवाइड कर दो ना, 20 को 14 से डिवाइड कर दोगे 1.34 ml आ जाएगी। क्लियर है? तो ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन विल कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन। चलो ठीक है, एक और बात बताओ, एक और चीज याद रखना, ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन will carry each molecule of hemoglobin will carry, ठीक है, 4 molecules of oxygen। ठीक है, each molecule of hemoglobin will carry 4 molecules of oxygen। एक चीज और याद रखना, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, इन वन सर्किट हार्ट से शुरू हुआ और हार्ट में ही पहुंच गया, इन वन सर्किट फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। ठीक है, इन वन सर्किट फ्रॉम हार्ट टू हार्ट blood will provide dash percentage of oxygen to the tissue। हार्ट से चला और हार्ट में ही पहुंच गया ब्लड,
blood will provide dash percentage of oxygen to tissues. वेरी गुड फरहीन, वेरी गुड। कितना लेके चला था? 20 ml। वापस लेके कितना पहुंच गया? 15 ml। तो कितनी दिया है? 20 में से 5, मतलब 25%। वेरी गुड विधि फरहीन, वेरी गुड। 25% ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। देखा, तभी तो मैं कहता हूं आप सब क्या हो इस देश के, आप सब क्या हो इस दुनिया के? सरफराज, देखो सरफराज कितनी ऑक्सीजन लेकर चले थे। सरफराज, आर्टरी के अंदर कितनी ऑक्सीजन थी? 20 ml। यस गुंजन, यस अंशिका। सरफराज, आर्टरी के अंदर कितनी ऑक्सीजन थी जब वो लेके चली थी? 100 ml ब्लड में 20 ml। और वेन के अंदर कितनी ऑक्सीजन थी सरफराज जब वो टिश्यू से निकली? 15 ml। तो 20 में से 15 माइनस करो, 5 ml दे दी। तो 5 ml दी 20 ml में से, तो कितनी परसेंट दे दी? 25%, है ना सरफराज? 20 ml लेके चला था और 5 ml उसने दे दी, तो कितनी परसेंट? अगर हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हो गई? ठीक है ना, 25% ही तो दी अपनी ऑक्सीजन ब्लड ने। तो चलो, मैं बोल रहा था, मैं आप लोगों को बोल रहा था कि इसी बात पे आप लोग मुझे बताओ, आप इस देश के और दुनिया के क्या हो? पहले मुझे बताओ, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो पहले बताओ, आप इस देश के और दुनिया के क्या हो? योगेश ने बोला है, अंशिका ने भी बोला है, बाकी कुछ बच्चों ने भी बोला है। जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं नहीं आगे जा रहा। यस, ओह सरफराज, सरफराज कह रहे फ्यूचर सर्जन्स। वाह, मजा आ गया सरफराज। यस, ठीक है। मनी, जोबिया, शिवानी, गुंजन, हर्षिता, श्रवण, विद्या, रैनी, बरखा, हर्षित, ठीक है। अमित, बिल्कुल। ये बात आपको सोते जागते उठते बैठते खाना खाते पानी पीते चाय पीते कॉफ़ी पीते जूस पीते फ्रूट्स खाते क्लास के अंदर क्लास के बाहर हर समय याद रखनी है कि आपको 700 प्लस नंबर लेके आने हैं। ठीक है प्रियम, फरहीन, फरहीन, अमित, फ्यूचर डॉक्टर्स, ये कभी नहीं भूलना है आपको, कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगला लिखो, अगला लिखो। बट इफ कार्बन मोनोक्साइड, पता है सबने लिखा फ्यूचर डॉक्टर्स, सरफराज ने लिखा सर्जन। वेरी गुड सरफराज। सरफराज ने अपना पोस्ट एमबीबीएस भी सोचा हुआ है कि उनको सर्जन बनना है। वेरी गुड। अच्छा सुनो, इफ कार्बन मोनोक्साइड है ना इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, अगर कार्बन मोनोक्साइड मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, तो ये जो कार्बन मोनोक्साइड होगा ना, ये कंबाइन कर, ये ऑक्सीजन को हटा देता है। देन कार्बन मोनोक्साइड डिस्प्लेसेस, है ना। वेरी गुड गुंजन, वेरी गुड गुंजन, बिल्कुल बनोगे, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है सबके। Then carbon monoxide displaces oxygen from oxyhemoglobin,
ठीक है, डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड it itself combines with hemoglobin, है ना, to form a poisonous compound. A poisonous compound. To form a poisonous compound. ठीक है, और उस poisonous compound को हम क्या नाम देते हैं? कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन. Which causes death. ठीक है, तो पहले मेरे टाइम में एक क्वेश्चन आता था कि हम लोगों को ना एक बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए विद बर्निंग अंगीठी. ठीक है, जलती हुई अंगीठी के साथ एक बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो जो जलती हुई अंगीठी है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करती है और सुबह तक उस आदमी की डेथ हो जाती है, हाइपोक्सिया. सरफराज, अगर डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन आपने लगा दिया, ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि आपने आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया. ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सरफराज आरबीसी के अंदर घुसेगा और आरबीसी इसको बर्स्ट करवा देगा और उस आदमी की डेथ हो जाएगी. तो अगर डिस्टिल्ड वाटर का सॉल्यूशन लग जाता है तो ये वाटर सेल के अंदर चला जाएगा. आपने पढ़ा हुआ है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल है तो सेल के अंदर पानी जाएगा. ठीक है, और सेल के अंदर आरबीसी के अंदर पानी जाने से क्या होगा? आरबीसीज बर्स्ट होनी शुरू हो जाएंगी और उस आदमी की डेथ हो जाएगी. ठीक है, यस फरीन, बिल्कुल से कह रहे हो फरीन. हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया इज डिक्रीज ऑक्सीजन. सरफराज क्लियर हो गया आपको? ठीक है, चलो. अच्छा, याद रखना जो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी होती है, ठीक है, ये याद रखना आप जरूर, ये क्वेश्चन आता है. एफिनिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी गुड फरहीन, वेरी गुड फरहीन, इज नियरली, तभी तो भाई साहब फ्यूचर डॉक्टर हो आप सारे, 200 times more for hemoglobin as compared to oxygen. As compared to oxygen, yes, 210 times. हर्षित, अगर एकदम एग्जैक्ट बोला जाए तो 210 times, है ना, नियरली 200 times बोल देते हैं. Affinity of CO is nearly 200 times more for hemoglobin as compared to oxygen. ठीक है, आगे चलूं, आगे चलें. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ठीक है गुंजन, देखो देखो, ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, ध्यान से देखो अब आप, और इसमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन मौजूद है. ठीक है, ये आर्टरी है और इसके अंदर ऑक्सीहीमोग्लोबिन मौजूद है, ये सब ब्लड भरा हुआ है. ठीक है, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन मौजूद है. ठीक है, और ये है टिश्यू. ये है टिश्यू, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है. अब आप मुझे बताओगे कि टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर क्या कंडीशंस होंगी कि ऑक्सीजन आर्टरी से टिश्यू में मूव करे. टिश्यू के अंदर वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी कि ऑक्सीजन आर्टरी से टिश्यू में मूव करे. मैं बताता हूं क्या क्या कंडीशंस होंगी. ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होंगी मैं बताता हूं.
ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा। वेरी गुड रैनी, ठीक है। महनाज, टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा। फरहीन, सरफराज, रितेश, CO2 ज़्यादा होगी, H+ ज़्यादा होगा और 2,3 DPG ज़्यादा होगा, 2,3 DPG ज़्यादा होगा। क्लियर है? ये 5 चीज़ें टिश्यू के अंदर होंगी तो ऑक्सीजन आर्टरी से टूट करके और टिश्यूज में जाएगी। ठीक है, ये गई ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन गई, ठीक है। 2,3 DPG होता है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट ये एक एसिडिक कंपाउंड होता है। टू थ्री डाइफॉस्फोग्लिसरेट, डाइफॉस्फोग्लिसरेट ये एसिडिक कंपाउंड होता है, ठीक है। एसिडिक कंपाउंड होता है, ठीक है, ठीक है फरीन। तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, CO2 ज़्यादा होगा, H+ ज़्यादा होगा और 2,3 DPG ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन आर्टरी से टिश्यू में जाएगी, कितनी जाएगी, कितनी जाएगी 5 ml, कितनी जा रही है 5 ml, 5 ml, ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब आप देखो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। वी नाउ कम टू ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। वी नाउ कम टू, बिल्कुल सरफराज एकदम सही कह रहे हो सरफराज, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व एक रिलेशनशिप शो करता है कि कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर, कितने प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो दिस कर्व exhibits a relationship between ठीक है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन and amount of hemoglobin ठीक है, सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन एट दैट प्रेशर। सैचुरेटेड का मतलब जॉइंट, अटैच्ड विद ऑक्सीजन एट दैट प्रेशर, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक रिलेशनशिप शो कर रहा है कि कितने प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, ठीक है, कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट हो जाता है,
सैचुरेट मतलब जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। और ये कर्व याद रखना, सिग्मॉइड इन शेप, सिग्मॉइड इन शेप, सिग्मा जैसा होता है, एस शेप। ठीक है, दिस कर्व इज सिग्मॉइड इन शेप। अब मैं एक कर्व बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये टिश्यू है। ठीक है, ये कर्व दिखाता हूं मैं बना के। ठीक है, लेट अस ड्रॉ दिस कर्व। हाँ, कौन सा मैं बता रहा हूँ सरफराज, बता रहा हूँ अभी आ रहा हूँ इसके ऊपर, कमिंग टू दैट। ठीक है सरफराज, इस वाले पे एक्सिस पे हम देखते हैं, एक्स एक्सिस पे देखते हैं प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस एक्सिस पे हम प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, दैट अटैचेस विद दिस कर्व exhibits a relationship between pressure of oxygen and amount of hemoglobin attached with oxygen at that pressure, at that pressure। ठीक है, at that pressure। ठीक है, at that pressure श्रवण। ठीक है, ओके। अब देखो, इस एक्सिस पे हम लेते हैं प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और है ना, इस वाली एक्सिस पे हम लेंगे हीमोग्लोबिन। ठीक है, सैचुरेटेड और अटैच्ड विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड और अटैच्ड विद ऑक्सीजन, इस वाले एक्सिस पे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे तो हमने लिया प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने लिया सानिया, क्या कर रहे हो सानिया सफ़ी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, अब देखो, अब आप अपनी एनसीईआरटी खोलो, ओपन योर एनसीईआरटी, अपनी एनसीईआरटी खोलो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और मुझे बताओ कि कितने प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। अगर आपके सामने एनसीईआरटी रखी है तो खोल लो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अगर नहीं रखी आपके सामने, ठीक है, तो आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप अपने जो स्टडी रूम है वहाँ से एनसीईआरटी 11th की ले आओ, है ना। और एक बार आप एनसीईआरटी ले आओगे 11th की। ठीक है मैनास, एक बार आप ना अपनी 11th की एनसीईआरटी ले आओ। खोल ली प्रशांत? और उस 11th की एनसीईआरटी के अंदर आप ये वाला चैप्टर खोल लो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और अब आप पहुंच जाओ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे। ठीक है, और मुझे बताओगे कि क्या सरफराज, अच्छा ये आ गया आपका, ये आ गया, मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं 20 का प्रेशर, 40 का प्रेशर, 60 का प्रेशर, 80, 100। ठीक है, इस एक्सिस पे पेज नंबर 274 पे है। ठीक है, प्रशांत ने बताया पेज नंबर 274। ठीक है, और इस वाले एक्सिस पे मान लो मैं 20, 40, 60, 80 और 100। ठीक है, 100 है।
अब मुझे बताओ, हाँ फरहीन, 20 पे करीब 30 का प्रेशर है ना। मान लो हमने 20 का प्रेशर लगाया, ठीक है, तो कितने, अच्छा 20 पे, नहीं वैल्यूज वेरी नहीं कर सकती सरफराज, नहीं। देखो फरहीन ने बताया, शान्या ने, हर्षित ने, प्रशांत ने बताया, हर्षित ने बताया। देखो अच्छा चलो बताओ, 20 के प्रेशर पे कितना हीमोग्लोबिन अटैच हो रहा है? 20 पे 30 है, बिल्कुल सही कह रहे हो, 20 पे करीब 30 है, ठीक है। 40 पे कितना है? यश शिवानी, 40 पे कितना है? फरहीन ने बताया 40 पे 70 के आसपास है। चालीस पर 70 के आसपास है, ठीक है। हाँ सरफराज ठीक है, वेरी गुड शिवानी, ठीक है, 72 73 के आसपास है, अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 60 पे कितना है? सरफराज तुम बताओ 60 पे कितना है? विद्या ने बताया 60 पे 90, ठीक है, 60 पे 90, ठीक है, 60 पे 90, ठीक है। अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपका डिसोसिएशन करवा गया, ठीक है। नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट्स, अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो। ये आ गया आपका डिसोसिएशन कर्व, 80 पे 97, बिल्कुल सही कह रहे हो सरफराज, ठीक है। अब आप ना इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो प्लीज, अब आप इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो। यस 80 पे 97 है, 100% सैचुरेशन नहीं आता, मैं वो लिख देता हूँ 80 पे 97, ये 80 था, ये 80, ठीक है, और 80 पे 97, ठीक है, 100 पे 99, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व आपको सबको समझ में आ गया? ये कर्व सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? कैसे ज्वाइन करना है ये समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताओ P50 वैल्यू क्या होती है? क्वेश्चन 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 व्हाट इज P50 वैल्यू? अब आप मुझे बताओ P50 वैल्यू क्या होती है? P50 वैल्यू वो प्रेशर ऑक्सीजन का जिस पे 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट हो जाता है। वेरी गुड महनाज, वेरी गुड अंशिका, गुंजन, फरहीन, प्रशांत। तो लिख लेना इसका आंसर, आंसर दैट प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन at which 50% hemoglobin is saturated or combined with oxygen। P50 वैल्यू क्लियर हो गई? बिल्कुल सही कह रहे हो कनिका, ठीक है। और अगर हम क्वाड्रेंट्स को ज्वाइन करें तो 50% कितने पे आ रहा है? अगर हम क्वाड्रेंट्स को ज्वाइन करें, ये P50 है, तो ये आ रहा है करीब करीब 28 के आसपास, ठीक है। अगर ये P50 ले लें हम, सपोज दिस इज P50,
ये मान लो P50 है, ये मान लो P50 है, ठीक है। तो 27 28 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 28 के आसपास आ रहा है ना? नहीं बेटा, 50 एक्स एक्सिस पे कैसे होगा सरफराज? 50 तो वाई एक्सिस पे होगा ना। 50% हीमोग्लोबिन को ज्वाइन करना है, उसका पार्शियल प्रेशर बताना है, 28 के आसपास आएगा। नहीं, वाई एक्स ये ऐसे, ठीक है। तो 50% P50 जो होगा वो वाई एक्सिस पे होगा ना। P प्रेशर है, प्रेशर भाई, हमें वो प्रेशर बताना है जिस पे 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट हो जाता है। तो 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ेगा, कंबाइन होगा, वो तो हमें वाई एक्सिस पे तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और प्रेशर ढूंढने के लिए हमें उसे एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। 28 के आसपास आ जाता है ये। ट्वेंटी एट के आसपास आ जाएगा, है ना सरफराज? हाँ, 28 ही आएगा। तो P50 वैल्यू पता चल गई, वो प्रेशर ऑक्सीजन का जिस पे 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। अब जो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन हो रहा है वो तो हम वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं ना। तो 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना है तो वो हमें वाई एक्सिस पे दिखाना पड़ेगा ना। और वो कितने प्रेशर पे कंबाइन हो रहा है, उसके क्वाड्रेंट्स को ज्वाइन करके आप एक्स एक्सिस पे आ जाओ, वो आपको प्रेशर बता देगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? P50 क्या होती है? अब हम एक कंडीशन लेते हैं, कंडीशन क्या लेते हैं कि मान लो सेल के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम हो गई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, CO2 बहुत ज़्यादा हो गया, H+ बहुत ज़्यादा हो गया और 2,3-DPG बहुत ज़्यादा हो गया। ये हमने एक कंडीशन ली है ना, ब्लू वाली हमने एक कंडीशन ले ली, पर्पल वाली तो नॉर्मल थी, ब्लू वाली हमने एक कंडीशन ले ली कि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम हो गई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, CO2 बहुत ज़्यादा हो गया, H+ बहुत ज़्यादा हो गया और 2,3-DPG बहुत ज़्यादा हो गया। सपोज ये कंडीशन हमने ले ली, ठीक है। तो क्या 5 ml से ज़्यादा ऑक्सीजन आर्टरी से ब्लड टिश्यू में जाएगी या कम जाएगी? अगर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया टिश्यू में, तो क्या ज़्यादा ऑक्सीजन आर्टरी से टिश्यू में जाएगी या कम जाएगी? 5 ml से ज़्यादा जाएगी या 5 ml से कम जाएगी अगर ऑक्सीजन कम हो गई है? ज़्यादा जाएगी, 15 ml तक जा सकती है, सही कह रहे हो, मोर। देखो, अगर टिश्यू के अंदर प्रशांत अगर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, आप सिर्फ एक ऑक्सीजन ही ले लो, ना, सिंपल सी बात है। अगर टिश्यू में ऑक्सीजन कम हो गई तो ज़्यादा ऑक्सीजन ही तो जाएगी, मोर ऑक्सीजन, ठीक है। ज़्यादा ऑक्सीजन आर्टरी से टिश्यू में जाएगी अगर ये कंडीशंस हो गई, है ना। 8 ml चली गई, 10 ml चली गई, यहाँ तक जा सकती है, ठीक है, डिफ्यूजन से, ठीक है। तो हाँ, क्लियर है ना सरफराज? तो डिसोसिएशन कर्व उस केस में राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस केस में डिसोसिएशन कर्व राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब आपको उतना ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, बोर्स इफेक्ट।
नहीं, 100 के बाद नहीं सरफराज, अगर किसी कारण से जैसे भागते हुए चले जा रहे हैं तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन आर्टरी से टिश्यू में जाएगी, तो हमें बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो हम तेज रेस्पिरेशन करते हैं। बोर्स इफेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। तो उस, लेकिन आपको मान लो 50% ही रखना है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, तो आपको बाहर से ऑक्सीजन का प्रेशर क्या इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो अगर आप P50 अब देखो, अगर आप अब देखो P50, तो P50 अब कितने पे जुड़ रहा है जाकर के, 40 के आसपास जुड़ रहा है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में P50 कितने पे आ रहा था, 28 पे आ रहा था, अब वो P50 40 के आसपास आ रहा है जाकर के, आप क्वाड्रेंट्स को जोड़ो, ठीक है। इस फिनोमिना को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था बोहर ने, इसलिए हम इसको बोर्स इफेक्ट कहते हैं। इस फिनोमिना को सबसे पहली बार बोर ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए हम इसको बोर्स इफेक्ट कहते हैं, BOHR। अब मुझे बताओ बोर्स इफेक्ट सबको क्लियर है कि नहीं है? पता नहीं, एक नील बोर था एक क्रिश्चियन बोर था, पता नहीं सेम बोर था या नहीं, ये मुझे पता नहीं सरप्राइज। बोर्स इफेक्ट सबको क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अच्छा, जो फीटस का हीमोग्लोबिन होता है ना, HbF, जो फीटस का हीमोग्लोबिन होता है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है, तो HbF के केस में डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाता है। HbF जो फीटस का हीमोग्लोबिन होता है, जो फीटस का हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है, तो कम प्रेशर पे ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो HbF के केस में डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। इसको हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं या रिवर्स बोर इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। HbF के केस में जो फीटस का हीमोग्लोबिन होता है हाई ऑल्टीट्यूड पे फिर वही होगा, राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, हाई ऑल्टीट्यूड पे राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना हाई ऑल्टीट्यूड पे। क्लियर है। चलो अब हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये है वेन, ये है वेन, ठीक है, और ये है एल्वेलाई, ये है एल्वेलाई, ठीक, और ये आ गया टिश्यू। कहाँ चला गया? ये आ गया टिश्यू, ये आ गया टिश्यू, ठीक है।
अब टिश्यू से वेन में CO2 आएगी, ठीक है, CO2 मूव करेगी फ्रॉम टिश्यू टू वेन। ठीक है, ये आ गई CO2। टिश्यू से वेन में। क्लियर हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। उल्टा आएगा। अब वेन के अंदर कितनी CO2 है? वेन के अंदर CO2 होती है नियरली 3.8 ml, एनसीईआरटी ने 4 दी हुई है, पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो वेन के अंदर CO2 कितनी है? हाँ बिल्कुल सरफराज, 4 ml दी हुई है। हाँ दिशांक 3.8 ले लो, एक्चुअली एनसीईआरटी ने 4 ml दी है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं हम। ठीक है, 3.8 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो टोटल टिश्यू, तो टोटल CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय वेन 3.8 ml या 4 ml ले लो पर 100 ml ऑफ ब्लड। 3.8 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगी? नंबर 1, ठीक है, 3 फॉर्म्स, 3 तरह से ट्रांसफर हो गई है, 3 फॉर्म्स। ठीक है, एज बाइकार्बोनेट, पहली आती है एज बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है मेनली। एज बाइकार्बोनेट कितनी ऑक्सीजन जाए, कितनी CO2 जाती है एज बाइकार्बोनेट? 2.8 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। वेरी गुड फरहीन। ठीक है, 2.8 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये हो गया 70%। ये हो गया 70%, 2.8 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, दूसरा इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। सेकेंड, इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। टू फॉर्म, इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, है ना, टू फॉर्म कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। टू फॉर्म कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। ये जाता है 0.7 ml। वेरी गुड सरफराज, वेरी गुड सरफराज। ठीक है, ये हो गया 0.7 ml। ठीक है, तो ये कितने परसेंट हो गया? 23%। और तीसरा होता है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। 3 पे आता है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा आता है 0.3 ml। ठीक है, ये कितने परसेंट हो गया? 7%। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो अब आप देख लो टोटल CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय वेन कितनी हो गई? 3.8 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, और ये 3 तरह से जाती है। 70% जाती है एज बाइकार्बोनेट, 23% जाती है एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और 7% जाती है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तीन तरह से बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? अब मैं पढ़ाऊंगा कि बाइकार्बोनेट बनता कैसे है, हैम्बर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट किसे कहते हैं।
क्लियर है? आगे चले, आगे चले, ओके आगे चलो। नेक्स्ट, अब देखो, अब देखो, ये वेन है, दिस इज वेन जिसमें CO2 है, ठीक है। ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ठीक है। और यहां पर ये एल्वेलाई है, यहां पे ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई। क्लियर है? अब CO2 टिश्यू से वेन में आएगी, ये आ गई CO2, ठीक है, टिश्यू से वेन के अंदर। वेन में आने के बाद ये CO2 कंबाइन कर जाती है विद वाटर, CO2 कंबाइन करती है विद वाटर, ठीक है, वेन में आने के बाद। वेरी गुड निखिल, वेरी गुड निखिल, यस अंशिका, ठीक है। और ये दोनों मिलकर के बना देते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो वेन में आने के बाद ये CO2 पानी के साथ कंबाइन कर जाती है, ठीक है। वेन में आने के बाद यस रिवर्सिबल होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो सरफराज। ये CO2 वेन में आने के बाद पानी के साथ कंबाइन करती है, ये कंबाइन कर गई पानी के साथ, ठीक है, और कंपाउंड बना दिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, दिस इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और ये जो रिएक्शन चलता है ये चलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, ये चलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वेरी गुड सरफराज। अब ये जो कार्बोनिक एसिड बना ये फिर से ब्रेक होता है इनटू H+ एंड HCO3-, ये फिर से ब्रेक होता है H+ एंड HCO3-, ठीक है। अगेन ये रिएक्शन चलता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये रिएक्शन भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में चलता है। ये रिएक्शन भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की ही प्रेजेंस में चलता है, ठीक है। तो जो CO2 टिश्यूज से ब्लड में आई वो CO2 ब्लड में आने के बाद पानी के साथ कंबाइन कर गई और कंबाइन करके उसने कार्बोनिक एनहाइड्रेस बना दिया, ठीक है, सॉरी उसने H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना दिया, और ये रिएक्शन चलता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। ये जो H2CO3 बना ये फिर से टूट गया इनटू H+ एंड HCO3-, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्लियर है आप सबको? क्लियर है? अब ये जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं ये एक्चुअली आरबीसी के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है ये आरबीसी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिएक्शन आरबीसी के अंदर चलते हैं,
ये सारे रिएक्शंस आरबीसी के अंदर चलते हैं। ठीक है, ये सारे रिएक्शन आरबीसी के अंदर चलते हैं। हर्षित कुछ नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंजाइम 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 एंजाइम, सही पकड़े सरफराज, एंजाइम। अच्छा, ये सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो आरबीसी के अंदर चलते हैं, क्योंकि जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये आरबीसी के अंदर ही होता है। इसका मतलब बाइकार्बोनेट्स कहाँ पर बने? बाइकार्बोनेट्स बने आरबीसी के अंदर। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, तो ये लिख लेना, ऑल दीज रिएक्शंस occurs inside RBC, occurs inside RBC as enzyme carbonic anhydrase is present inside RBC। ठीक है, एज एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी। तो बाइकार्बोनेट्स भी कहां बनेंगे? आरबीसी के अंदर। ठीक है, तो HCO3 बाइकार्बोनेट्स भी आरबीसी के अंदर ही बनेंगे। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स भी आरबीसी के अंदर ही बनेंगे, लेकिन बाइकार्बोनेट्स को कंबाइन करना होता है सोडियम के साथ, और सोडियम प्लाज्मा में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है इसको। ठीक है, तो इसको कंबाइन करना है सोडियम के साथ, और सोडियम प्लाज्मा के अंदर है। ठीक है, तो जो बाइकार्बोनेट्स बने उनको सोडियम के साथ कंबाइन करना है। Na+ इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है, Na+ प्लाज्मा के अंदर है। तो या तो बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में आए या सोडियम अंदर जाए, तो बाइकार्बोनेट आरबीसी से प्लाज्मा में आ जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर बाइकार्बोनेट मूव्स फ्रॉम आरबीसी इनटू प्लाज्मा। इनटू प्लाज्मा, ठीक है, टू कंबाइन विद Na+। ठीक है, टू कंबाइन विद Na+। ठीक है, टू कंबाइन विद Na+। और जितने बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, आरबीसी से प्लाज्मा में मूव करते हैं, उस, ठीक है, उससे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, दिस कॉजेज इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, this causes electrolyte imbalance, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन सेल से बाहर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उतने ही क्लोराइड आयंस हमें प्लाज्मा से अंदर मूव करवाने पड़ते हैं। ठीक है, उतने ही क्लोराइड आयंस हमें प्लाज्मा से अंदर मूव करवाने पड़ेंगे। तो ये है क्लोराइड आयंस, ये क्लोराइड आयंस ये ऐसे मूव करेंगे।
ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है क्लोराइड आयंस का, दिस मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयंस from plasma into RBC in exchange for bicarbonate ions is called chloride shift. Is called chloride shift. इस फिनोमिना को, यस सर, यस कनिका, शिवानी, इस फिनोमिना को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था हेम्बर्गर ने। दिस फिनोमिना was first observed by Hamburger. ठीक है, इसलिए हम इसको हैम्बर्गर्स फिनोमिना कहते हैं। Therefore it is called Hamburgers phenomena. ठीक है, इसलिए हम इसको हैम्बर्गर्स फिनोमिना कहते हैं। देख लो, किसी ने कुछ पूछना है? दोबारा समझ लो कि जो CO2 है वो टिश्यूज से वेन में आई। ठीक है, वेन में आने के बाद ये CO2 पानी के साथ कंबाइन हुई, H2O के साथ कंबाइन हुई और बना दिया H2CO3। ये H2CO3 H+ और HCO3 में टूट गया, बाइकार्बोनेट्स बन गए। ये सारे के सारे रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स चलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे रिएक्शन चलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। ठीक है, अब ये जो बाइकार्बोनेट बना, ये आरबीसी के अंदर बना, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स आरबीसी के अंदर होता है। लेकिन इस बाइकार्बोनेट को आरबीसी से बाहर आना है तो कंबाइन विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर एक नेगेटिवली चार्ज्ड बाइकार्बोनेट आरबीसी से प्लाज्मा में आएगा तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो उसके बदले में उतने ही क्लोराइड आयंस प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर भेजने पड़ते हैं। ये जो मूवमेंट है क्लोराइड आयंस का फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी इन एक्सचेंज फॉर बाइकार्बोनेट आयंस, इसको हम नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट। और इस फिनोमिना को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था हैम्बर्गर ने, और उसको हम हैम्बर्गर्स फिनोमिना कहते हैं। ठीक है, और एल्वेलाई के लेवल पर आकर के ये सारा का सारा प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है। CO2 वापस बन जाती है और वेन से CO2 एल्वेलाई में चली जाती है। ठीक है, एल्वेलाई के पास आकर के वापस CO2 बन जाती है और CO2 एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये पूरा प्रोसेस क्लियर है? हैम्बर्गर्स फिनोमिना क्या होता है? अब हम आते हैं कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, नाउ वी कम टू कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, याद रखना रेट ऑफ रेस्पिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H+ एंड CO2 के। सरफराज ब्रेन के मेडुला से और पॉन्स से, दो से कंट्रोल होता है, मेडुला और पॉन्स। अच्छा, एक चीज याद रखना एक चीज याद रखना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H+ और CO2 के। हाँ निखिल, से कह रहे हो, रेट ऑफ रेस्पिरेशन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H+ एंड CO2 के। ठीक है, ये कभी भी ऑक्सीजन के प्रोपोर्शनल नहीं होता। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय है ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कहां मौजूद होता है, मेडुला के अंदर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, ये आ गया मेडुला, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, ये है ब्रेन ऑफ ब्रेन। ठीक है, और ये आ गया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, ये आ गया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, ओके। ठीक है, और यहां पर मौजूद होता है एक कीमोसेंसिटिव एरिया। ये भी मेडुला के अंदर ही होता है। ठीक है, ये वाला कीमोसेंसिटिव एरिया भी मेडुला के अंदर होता है। ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, ये इस बात को पता करता है कि बॉडी में कितनी CO2 और H+ है। ठीक है, डिटरमाइंस CO2 एंड H+ लेवल इन द बॉडी। ठीक है, ये बॉडी के अंदर CO2 और H+ का लेवल डिटरमाइन करता है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तक देता है, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फिर रेस्पिरेशन को कम या ज़्यादा करता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लिंगेटा ऑफ ब्रेन एंड कीमोसेंसिटिव एरिया। determines CO2 and H+ level। ठीक है, and gives this information to respiratory rhythm center। ठीक है, और ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है ये फिर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ऑल्टर्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को ऑल्टर कर देता है। ठीक है, अब ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है क्लियर है, इसके अलावा एक ना पॉन्स के अंदर पॉन्स एरोलाई, इसके अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। इसके अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है ना, और इनिबिटरी सेंटर होता है। ठीक है, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम करता है।
एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम करता है। बॉडी के अंदर जगह जगह पे CO2 और H+ के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, CO2 एंड H+ रिसेप्टर्स इन द बॉडी। CO2 and H+ receptors are present in body। ठीक है, ये CO2 और H+ के रिसेप्टर्स कहां पर मौजूद होते हैं? ऑन आयोटा एंड कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इसे हम आयोटिक रिसेप्टर कहते हैं और इसको हम कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर कहते हैं। ये दोनों रिसेप्टर्स CO2 और H+ का कितना लेवल चल रहा है, इस इंफॉर्मेशन को कीमोसेंसिटिव एरिया तक देते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? इस इंफॉर्मेशन को देते हैं टू कीमोसेंसिटिव एरिया। ठीक है, गिव्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ H+ एंड CO2 टू कीमोसेंसिटिव एरिया। और फिर कीमोसेंसिटिव एरिया कैरोटिड होती है निखिल, इसके अंदर नेक के अंदर होती है कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड आर्टरी नेक में होती है जो ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। तो बॉडी के अंदर ना CO2 एंड H+ के रिसेप्टर्स होते हैं आयोटा के ऊपर और कैरोटिड आर्टरी के ऊपर। आयोटा के ऊपर इस रिसेप्टर को हम आयोटिक रिसेप्टर कहते हैं और कैरोटिड आर्टरी के ऊपर इस रिसेप्टर को हम कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर कहते हैं। और फिर हम इस इंफॉर्मेशन को, ये दोनों रिसेप्टर्स कीमोसेंसिटिव एरिया तक भेजते हैं ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व के थ्रू, मैनाज से कह रहा हूँ, और फिर वेगस के थ्रू भी जाता है मैनाज। और फिर कीमोसेंसिटिव एरिया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये इंफॉर्मेशन देता है और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन, ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम या ज़्यादा कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इस पूरी? ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर है आपको कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन याद रखना CO2 और H+ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि अगर हमारी बॉडी में CO2 और H+ का लेवल ज़्यादा हो गया तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर CO2 और H+ का लेवल ज़्यादा हो गया, और अगर CO2 और H+ का लेवल कम हो गया तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाएगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि बॉडी के अंदर कितना CO2 और H+ है, इस इंफॉर्मेशन को दो रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। एक तो आयोटिक रिसेप्टर जो आयोटा के ऊपर होता है और एक कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर जो कैरोटिड आर्टरी पे जो ब्रेन को जा रही है उसके ऊपर होता है। इस इंफॉर्मेशन को ये दोनों रिसेप्टर कीमोसेंसिटिव एरिया को दे देते हैं। कीमोसेंसिटिव एरिया इस इंफॉर्मेशन को रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तक दे देता है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम या ज़्यादा कर देता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मेडुला है, वो बॉडी के अंदर कितनी CO2 और H+ है उस हिसाब से हमारे रेस्पिरेशन को चेंज करता है।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है? इसके अलावा याद रखना एक स्ट्रेच रिसेप्टर भी होते हैं वॉल ऑफ द ब्रोंकाई पे, ठीक है। एक और रिसेप्टर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर मौजूद होते हैं वॉल ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की दीवारों पर। ये स्ट्रेच रिसेप्टर, बिल्कुल सरफराज, ये स्ट्रेच रिसेप्टर भी इन्हीं का ही एक पार्ट है। ये वॉल ऑफ द ब्रोंकाई के ऊपर होता है, ठीक है, और ये भी इसी का एक पार्ट है। ये भी इस चीज को रिसीव करता है कि कितनी H+ और CO2 मौजूद है, और इस इंफॉर्मेशन को ये भी दे देता है टू कीमोसेंसिटिव एरिया, ठीक है। इसका मतलब H+ और CO2 के कितने रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर? आयोटिक रिसेप्टर जो आयोटा के ऊपर है, ठीक है, कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर जो कैरोटिड आर्टरी के ऊपर है, और स्ट्रेच रिसेप्टर जो ब्रोंकाई की दीवारों के ऊपर होते हैं। 3 होते हैं ये आगे स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है, ये हमारी ब्रोंकाई की दीवारों पर होते हैं। 3 है ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये 3 है ये H+ और CO2 के रिसेप्टर्स। ये H+ और CO2 के रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर कितनी H+ और CO2 है उस बात को रिसीव करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को कीमोसेंसिटिव एरिया को देते हैं जो मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंदर होता है। कीमोसेंसिटिव एरिया इस इंफॉर्मेशन को रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को देता है, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम या ज्यादा कर देता है। ये स्ट्रेच रिसेप्टर एल्वेलाई की दीवारों पर होते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 मिनट बचे हैं। अब तक हमने जो 2 क्लासेस में पढ़ा है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप प्लीज उसको रिवाइज कर लो, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट दोनों क्लासेस का अगर आपको मुझसे पूछना है तो आप प्लीज मुझसे पूछ लो। पिछली स्लाइड लगा देता हूं हर्षित, ये रही हर्षित पिछली स्लाइड। नहीं, अभी तो सरफराज अभी और भी चीजें बची हुई हैं, डिसऑर्डर्स भी बचे हुए हैं, अभी हैरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स भी बचा हुआ है, कुछ कुछ बचा हुआ है अभी है ब्रीदिंग के अंदर, अभी ब्रीदिंग वाला चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ बचा हुआ है अभी। हाँ, अभी तो बचा हुआ है, अभी काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं, लेकिन ये वाली क्लास हमारी ख़त्म हो गई है। श्रवण टेस्ट में अगर कल जो आज रात तक हमने पढ़ाया, यहाँ तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया, टेस्ट तो मंडे को है ना, तो हो सकता है मेरी कल भी क्लास हो, तो कल तक जितना मैं पढ़ाऊंगा वो आएगा मंडे को, ठीक है। टेस्ट तो मंडे को है ना श्रवण, तो कल भी हो सकता है मेरी क्लास होगी, है ना, प्रोबेबली कल भी मेरी क्लास होगी। हाँ, सरफराज टेस्ट हो सकता है, कल भी मेरी क्लास हो सकती है, और कल इस चैप्टर को हम पूरा कर देंगे। तो वॉल ऑफ एल्विलाई, अंशिका एल्विलाई ब्रोंकाई की दीवारों पर, ब्रोंकाई की दीवारों पर होते हैं वॉल ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। तो कल हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कल भी मेरी क्लास हो, कल इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। तो टेस्ट तो आपका मंडे को है ना, तो मंडे को एक चैप्टर आ जाएगा पूरा। चलो फिर बाय, थैंक यू सो मच, गुड बाय।
हाँ, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कंप्लीट हो गया।